Hello and welcome to JK Civil Services. So friends, हम इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स चैप्टर जो अपना कर चुके हैं, wherein we cover the basic concept and principles. तो चलिए अब हम अपने सेकेंड चैप्टर के साथ शुरू करते हैं, which is fiscal and monetary policy, its meaning, scope and methodology. ठीक है। अब लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जेके सिविल सर्विसेज पर जो है हमने डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च करे हैं, जैसे कि आप जानते हैं नायब तहसीलदार, जेके पुलिस कांस्टेबल, एफए, एएचटीओ, ये सब कोर्सेज जो हैं कोर्सेज पे अवेलेबल हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे हर एक टॉपिक पर, और फिर आगे चलकर टेस्ट जो कि जिनमें सेक्शनल टेस्ट भी होंगे और आपके फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलेंगे। ओके, एंड देन देयर विल बी एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो आप अब इसको कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी एक पिन कमेंट आपको मिलेगा, वहां पे भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। देन व्हाट्सएप नंबर भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इस नंबर को आप कॉन्टैक्ट करके यू कैन ज्वाइन द कोर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप जेके सिविल सर्विसेज की ऐप जो है वो डाउनलोड करें, उस पर भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, एप्पल यूजर्स के लिए जो ORG कोड है दैट इज आई एम राइटिंग हियर, दिस RJ, it's RJYJUB, it's RJYJUB। ठीक है, ये ORG कोड है फॉर एप्पल यूजर्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ, विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, सो स्टेटमेंट 1 इज फिस्कल पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज बजटरी पॉलिसी. Statement second, that it deals with government revenues and expenditures, and third, that expansionary fiscal policy involves reducing government expenditure below tax collections. ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब जहां तक फिस्कल पॉलिसी की बात आती है, हम जानते हैं फिस्कल पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज बजटरी पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी जो होती है ये किसके साथ डील करती है? इट डील्स विद रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द कंट्री। ठीक, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द कंट्री। सो फिस्कल पॉलिसी में हम क्या मेक श्योर करना चाहते हैं? वी वांट टू मेक श्योर दैट इकोनॉमी जो है ओवरऑल स्टेबलाइज्ड हो। ठीक है, स्टेबलाइज हो। सो हाउ डू वी डू दैट? इकोनॉमी को हम कैसे स्टेबलाइज करते हैं? वी डू दिस विद द हेल्प ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड ऑल्सो वन मोर पॉलिसी विच इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी। सो फिस्कल पॉलिसी क्या है? इट्स अ बजटरी पॉलिसी विच डील्स विद रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द कंट्री फॉर ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। सो सेकंड स्टेटमेंट है, इट डील्स विद गवर्नमेंट्स रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स। बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट के कौन से रेवेन्यूज है, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे खर्चे होंगे, वो सब इसमें आता है। ठीक है, गवर्नमेंट रेवेन्यूज की जहां तक बात आए, चाहे वो रेवेन्यू रिसीट्स हो, चाहे हमारे नॉन रेवेन्यू रिसीट्स हो, जिनको हम कैपिटल रिसीट्स कहते हैं, या इनफैक्ट एक्सपेंडिचर्स के लिए भी द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इस सब के साथ हमारी फिस्कल पॉलिसी डील करती है। ठीक है, now statement third is expansionary fiscal policy involves reducing government expenditure below tax collections. अब देखिए हमारे पास फिस्कल पॉलिसी मेनली 3 टाइप्स की है, दिस कंट्रैक्शनरी, ठीक, एक्सपेंशनरी एंड देन वी हैव अ न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हो वो ज्यादा हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना चाहती होती है। ठीक, सो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जब गवर्नमेंट बढ़ाना चाहेगी तो क्या करेगी? ये गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करेगी, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगी, ज्यादा करेगी। अब स्टेटमेंट को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? इट इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये तो उल्टा हो गया, दैट मींस ये एक्सपेंशनरी नहीं बल्कि कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। एंड जब गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी को ज्यादा करना चाहती है तो ये टैक्स को भी रिड्यूस कर देगी। ठीक है, दीज आर द टैक्टिक्स विच द गवर्नमेंट विल यूज इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए। एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगी, खर्चे ज्यादा करेगी, टैक्स को कम करेगी। सो हमारी तो ये स्टेटमेंट जो है, थर्ड स्टेटमेंट, ये गलत हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 and 2 ओनली। ठीक है, विच विल बी द करेक्ट आंसर? इट इज ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली। राइट, ओके, लेट्स गेट मूविंग। So question number second, चलिए, so consider the following statements regarding revenue receipts. ठीक है, revenue receipts के बारे में क्वेश्चन है। they neither create liabilities nor reduce government assets. Tax revenue includes direct as well as indirect taxes, and third, that borrowings from the public are classified as revenue receipts. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्टार मार्केट। ठीक है, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके।
सो जहां तक रेवेन्यू रिसीट्स की बात होती है, पहले हम कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी थोड़ा बहुत क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. जहां तक कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी की बात आती है, वी नो देयर आर 3 कंपोनेंट्स. क्या क्या? गवर्नमेंट रिसीट्स, ठीक है, गवर्नमेंट रिसीट्स, वी हैव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड वी हैव पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया. ठीक है, ये है हमारे फिस्कल कंपोनेंट, फिस्कल पॉलिसी के 3 कंपोनेंट्स, राइट. सो जो भी पैसा है, मतलब पैसा जो हर किसी सोर्स से गवर्नमेंट के पास आए, दैट कम्स अंडर गवर्नमेंट रिसीट. ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं. दैट कम्स अंडर गवर्नमेंट रिसीट्स. ठीक है, गवर्नमेंट जो भी खर्चा करे, जिस भी किस्म का खर्चा करे, दैट कम्स अंडर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, ये हम दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. सो गवर्नमेंट रिसीट्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं किसमें? इट्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू revenue receipts and capital receipts. ठीक, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स. अब रेवेन्यू रिसीट्स पे आपसे सवाल पूछ रहा है. ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स की जहां तक बात आती है, रेवेन्यू रिसीट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. ठीक है, एक बार आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज मैं इसमें हर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगी. ठीक है, तो अब देखिए, हमारा टैक्स आ गया और हमारा नॉन टैक्स आ गया, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू. ठीक है, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. पहले हम गवर्नमेंट रिसीट्स को ही अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, सो टैक्स रेवेन्यू की जहां तक बात आती है, फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि गवर्नमेंट के पास जिस भी सोर्स से पैसा आ रहा है, दैट कम्स अंडर गवर्नमेंट रिसीट्स. ठीक है, अब गवर्नमेंट रिसीट्स के 2 टाइप्स है. वी हैव रेवेन्यू रिसीट्स एंड वी हैव कैपिटल रिसीट्स. पैसा आ रहा है रेवेन्यू रिसीट के फॉर्म में या कैपिटल रिसीट के फॉर्म में. क्या है ये रेवेन्यू रिसीट? देखिए, अगर गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती है और पैसा टैक्स से आता है, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स है या चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब जिस भी तरीके से अगर पैसा टैक्स से आ रहा है तो वो टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है. ठीक है, गवर्नमेंट कैसा पैसे कमा रही है? टैक्सिंग करके, टैक्स लगा के. सो दैट इज योर टैक्स रेवेन्यू. नॉन टैक्स रेवेन्यू की जहां तक बात आती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में हमारे पास क्या आता है कि गवर्नमेंट अगर कमा रही है फ्रॉम, बहुत ध्यान से रखिएगा, मेक नोट ऑफ इट. ठीक है, अगर इंटरेस्ट की रिसीट्स आ रही है गवर्नमेंट के पास, ठीक है, गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट कमा रही है, फर्स्ट थिंग, या हमारे गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में गवर्नमेंट के स्टेक्स होते हैं, ठीक है, यूजुअली मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स होती है, या कहीं कहीं पर अगर फुली गवर्नमेंट ही एंटरप्राइज हो तो 100% उसका स्टेक होगा. तो अगर उस प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज से डिविडेंड्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट को, या प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड्स मिल रहे हैं, वो भी किस में आएगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट हो जाएगा. ठीक है, डिविडेंड. या अगर गवर्नमेंट ने किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रखी है, मतलब अदर देन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, अगर गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की है, वहां से अगर डिविडेंड या प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, फ्रॉम अदर इन्वेस्टमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम अदर इन्वेस्टमेंट्स, वहां से पैसा आ रहा है, वो भी हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है. या गवर्नमेंट डिफरेंट सर्विस देगी, या गवर्नमेंट जो है फॉर एग्जाम्पल लाइसेंसेस देती है या परमिट्स देती है, तो उसकी एक फीस भी तो लेती है गवर्नमेंट. वो फीस जो होती है वो भी किसका पार्ट होती है? नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट होती है. या गवर्नमेंट फाइन्स इंपोज करती है, वो फाइन्स भी किसका पार्ट होती है? नॉन टैक्स रेवेन्यू का. एंड सिमिलरली फाइन्स एंड पेनल्टीज विच इज मोर और लेस द सेम थिंग. ठीक है, ये सब चीजें हैं, किसका पार्ट होती है? नॉन टैक्स रेवेन्यू. तो ये गवर्नमेंट के पास. एंड ऑल्सो अगर गवर्नमेंट कोई सर्विस दे रही है तो उसके लिए फीस चार्ज करती है, ठीक है, या फीस या चार्जेस जो लगते हैं फॉर व्हाट? फॉर द सर्विसेज. ये सब हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट होती है. ओके, डन. अब हम कैपिटल रिसीट्स की बात करें तो फर्स्ट लेट्स क्विकली रिवाइज. रेवेन्यू रिसीट्स, अगर टैक्स से पैसा आ रहा है, इज पार्ट ऑफ टैक्स रेवेन्यू. टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्सेस से भी पैसा आएगा और इनडायरेक्ट टैक्सेस से भी पैसा आएगा. अब जहां तक नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात है, क्या क्या आता है हमारा? इंटरेस्ट रिसीट, जो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलता है ऑन इट्स लोन्स. ठीक है, इसने कहीं पे लोन रेंडर किया है, अब उस लोन से जो इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है गवर्नमेंट को, दैट. ठीक है, या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में गवर्नमेंट के जो भी जितना भी परसेंट स्टेक होगा, अगर उसकी वजह से उसको डिविडेंड मिल रहा है, प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, वो. ठीक है, कहीं दूसरी जगह पर इन्वेस्टमेंट करी हुई है गवर्नमेंट ने, वहां से जो उसको डिविडेंड या प्रॉफिट मिलेगा, दैट. ठीक है, या गवर्नमेंट लाइसेंसेस देती है, परमिट्स देती है, तो उस पर जो गवर्नमेंट फीस लगाती है, दैट.
ठीक है। कहीं पे गवर्नमेंट ने फाइन्स लगाए, पेनल्टीज लगाई, वो पैसा भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। और अगर गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है कंज्यूमर्स को, तो उसके लिए जो फीस या चार्जेस लगते हैं वो भी हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट होती है। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू कैपिटल रिसीट्स। अब जहां तक कैपिटल रिसीट्स की बात हो रही है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फर्स्ट। तो जहां तक कैपिटल रिसीट्स की बात हो रही है, कैपिटल रिसीट्स में पैसा जो है गवर्नमेंट के पास किस तरीके से आता है, देयर आर टू मेथड्स। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स। सो वन इज लायबिलिटीज, जिसको हम कहते हैं डेट रिसीट्स। ठीक है, डेट रिसीट्स। एंड सेकेंड इज डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिस्पोजिंग ऑफ द एसेट्स या और नॉन डेट रिसीट्स, नॉन डेट रिसीट्स। ठीक, ये क्या है नॉन डेट रिसीट्स, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड। ठीक है, लायबिलिटीज और डेट्स एंड देयर इज डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, देयर इज डिसइन्वेस्टमेंट। सो अब गवर्नमेंट के पास कैपिटल रिसीट के फॉर्म में जो पैसा आएगा या तो लायबिलिटीज होगा, मतलब कि अगर गवर्नमेंट पैसा कर्जे पर उठाए, ठीक है, अगर कर्जा उठा रही है, अगर लोन उठा रही है, सो दैट कम्स अंडर द लायबिलिटीज ऑफ कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है, गवर्नमेंट कर्जा उठा रही है। एंड डिसइन्वेस्टमेंट, कि गवर्नमेंट अगर अपने एसेट्स बेच दे, गवर्नमेंट अगर कंट्री के एसेट्स बेच रही है, तो वहां से जो पैसा आ रहा है, दैट्स योर व्हाट, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट, दैट इज डिस्पोजिंग ऑफ द एसेट्स। आप एसेट्स बेच के पैसा कमा रहे हो, so that is part of the disinvestment। ठीक है, एंड बोरोइंग अगर आप कर रहे हो, बोरोइंग फॉर द पब्लिक हो, ठीक है, तो दैट कम्स अंडर लायबिलिटीज। अब जरा हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। आई डोंट थिंक अब इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेवेन्यू रिसीट्स। किसके बारे में सवाल है, रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में। क्या कह रहा है, रेवेन्यू रिसीट्स क्रिएट नाइदर लायबिलिटीज नॉट रिड्यूस गवर्नमेंट एसेट्स। अब देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, ये जो लायबिलिटी क्रिएट होती है, मतलब आपने कर्जा उठाया फॉर एग्जाम्पल पब्लिक से, तो आपके लिए एक लायबिलिटी तो बनी, आपके लिए कर्जा है, आपको उसको चुकता करना है एज अ गवर्नमेंट, राइट। सो इट क्रिएट्स अ लायबिलिटी। एंड आपने डिसइन्वेस्टमेंट की, तो आपने क्या किया, गवर्नमेंट ने अपना एसेट कम किया। तो ये दोनों ही चीजें किसका पार्ट है, कैपिटल रिसीट का पार्ट है, न कि रेवेन्यू रिसीट का। ये क्या कह रहा है, रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, न तो इसकी वजह से लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना गवर्नमेंट एसेट्स रिड्यूस होते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो तो कैपिटल रिसीट्स की वजह से होती है। Now, question statement number second. Tax revenue includes direct as well as indirect taxes. Tax revenue में क्या क्या आता है, डायरेक्ट टैक्सेस भी आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आते हैं। बिल्कुल सही बात है। So statement 2 is also correct. And third, borrowings from the public are classified as revenue receipts. बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक क्या रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है, नहीं। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक तो यहाँ पर लायबिलिटी, कैपिटल रिसीट के अंदर लायबिलिटी का पार्ट है, ये हमारा रेवेन्यू रिसीट का पार्ट नहीं है, बिकॉज बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक विल क्रिएट अ लायबिलिटी। और रेवेन्यू रिसीट तो बाय डेफिनेशन क्या है, रेवेन्यू रिसीट ना तो लायबिलिटी क्रिएट करेगा, ना ही क्या करेगा, गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस करेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी स्टेटमेंट 1 ठीक है और स्टेटमेंट 2 भी ठीक है, 1 and 2। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, राइट, 1 and 2 ओनली। ओके, लेट्स गेट मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। So third question क्या है, match the following। So list 1 में we have fiscal deficit, revenue expenditure, capital receipts and public accounts of India, and list second में the transactions where government acts as a banker, difference between total revenue and total expenditure, receipts creating liabilities or reducing assets, and recurring operational expenses। चलिए वन बाय वन इनको क्विकली हम डिवाइज कर लेते हैं। तो जहां तक फिस्कल डेफिसिट की बात आती है, फिस्कल डेफिसिट हम क्या कहते हैं, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू कितना है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू कितना है माइनस गवर्नमेंट के टोटल उसके रिसीट्स कितने हैं, राइट, रिसीट्स कितने हैं। लेकिन एक कैच है यहाँ पर, इस रेवेन्यू में हम बोरोइंग्स वाला पैसा नहीं जोड़ते हैं। मतलब अगर गवर्नमेंट ने पैसे उठाए हैं, चाहे वो सेंट्रल बैंक से उठाए हैं या चाहे वो कैपिटल मार्केट्स में ट्रेजरी बिल्स या बॉन्ड्स इशू करके उठाए हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो लोन ही ले रही है ना, लायबिलिटी ही है ना, ठीक। तो उस बोरोइंग को हम रेवेन्यू का पार्ट नहीं समझते हैं इन केस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। अब लेकिन यहां पर आप अगर लिस्ट सेकंड में देखिए, इसने आपको दिया डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो इस केस में इसने मतलब लिखा नहीं है दैट इट डज नॉट इंक्लूड बोरोइंग्स। तो ठीक है, हमारे पास और कोई ऑप्शंस यहाँ पे नहीं है जहां पे और कोई फिस्कल डेफिसिट हो सकता है, तो हम विल गो विद ऑप्शन 2 ओनली। बट नो दैट इसमें बोरोइंग्स का पैसा नहीं आता है। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, what did I write? अच्छा, मैंने रेवेन्यू लिख दिया यहाँ पर। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड
इट्स टोटल रिसीट्स, ठीक है, टोटल रिसीट्स, बट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक है, बोरोइंग्स को छोड़कर, तो फिस्कल डेफिसिट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेट मी रब दिस फर्स्ट। अब जब हमने अभी कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी की बात की थी, ठीक है, तो हमने क्या कहा था, दैट देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। क्या क्या? गवर्नमेंट रिसीट्स, ठीक, वी हैव गवर्नमेंट रिसीट्स, ठीक, वी हैव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड वी हैव पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट रिसीट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास आता है दैट्स पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रिसीट्स, ठीक है, वेदर दैट्स फ्रॉम रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू से पैसा आ रहा है या कैपिटल रेवेन्यू आ रही है। देन वी हैव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड वी हैव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में भी जो भी पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, वी हैव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड वी हैव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट के वो खर्चे आते हैं जो ये रोजमर्रा में करती है, मतलब ऐसे शॉर्ट टर्म खर्चे जो करंट पीरियड में हो, ठीक है, टिपिकली 1 साल के अंदर अंदर हो। मान लो कैसे कैसे खर्चे, रिपीटिंग खर्चे, रिकरिंग खर्चे। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को जो है ऑन अ रिपीटिंग बेसिस अपनी सैलरीज देनी है एम्प्लॉइज को, ठीक है, सो वो रेवेन्यू खर्चा हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम सब्सिडीज देती है लोगों को, सब्सिडीज, वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टीज पे टैक्सेस, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्सेस ऑन गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टीज, वो पैसा इसका पार्ट आता है। सिमिलरली जैसे हम रोजमर्रा में ऑफिस एक्सपेंसेस लगते हैं ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, तो वो ऑफिस एक्सपेंसेस भी इसी का पार्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है, किनमें, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। या गवर्नमेंट पेंशन भी तो देती है ऑन अ रिकरिंग बेसिस, तो वो पेंशन भी इसी का पार्ट, ठीक है। या गवर्नमेंट ने जो लोन लिए हुए हैं उन पे उसको इंटरेस्ट पेमेंट भी तो करनी है, अगर वो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है तो उसने जो खुद गवर्नमेंट ने लोन लिया उस पे भी तो इंटरेस्ट पे करना है, तो वो इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है वो भी किसका पार्ट है, रेवेन्यू, वो हमारे रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट है, ठीक है। या फिर मेंटेनेंस जो ऑर्डिनरी होती है, मेंटेनेंस करनी पड़ती है। अब ये तो कोई ऐसा खर्चा नहीं है, या तो आपको रोजमर्रा में करना है, ठीक है, हर साल करना है। मेंटेनेंस जो होती है, चाहे रोड्स की हो रही है, चाहे बिल्डिंग्स की हो रही है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस की होती है, वो भी हमारी किसका पार्ट होता है, वो भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होती है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होती है, ठीक। अब जहां तक हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात आती है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक। कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये रेकरिंग, ये शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस नहीं होते, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म एक्सपेंस हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो खर्चे आते हैं जो गवर्नमेंट क्यों करती है, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएट करने के लिए, लॉन्ग टर्म एसेट्स। आप खरीदते हो लॉन्ग टर्म एसेट्स, मतलब कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा अमाउंट खर्चते हैं, मतलब गवर्नमेंट, एज ए गवर्नमेंट, ठीक है। आप कोई बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए चीजें खरीदते हैं, मतलब ये ऐसे नहीं है कि रिपीटिंग एक्सपेंसेस होंगे, यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज आर, मतलब जो कि एक बारी में इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। क्यों करे जाते हैं, क्यों करे जाते हैं, टू मेंटेन एंड एक्सपैंड, टू मेंटेन एंड एक्सपैंड गवर्नमेंट्स बिजनेस, ठीक है, राइट। तो क्या होते हैं, बड़े बड़े खर्चे होते हैं यूजुअली। फॉर अगर एग्जांपल के तौर पे हम कहें फैक्ट्री का इक्विपमेंट खरीदना है गवर्नमेंट को, सो परचेज ऑफ दैट फैक्ट्री इक्विपमेंट, या इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है, सो दैट विल बी पार्ट ऑफ व्हाट, दैट विल बी पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसी तरीके से फर्नीचर वगैरह, मतलब ऑन अ लार्ज स्केल, ऐसा नहीं कि फर्नीचर थोड़ा बहुत, आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टीज में फर्नीचर जब लाया जाएगा, मतलब बहुत बड़ी स्केल पे, या फैक्ट्री इक्विपमेंट जब लाया जाएगा, इट विल बी ऑन अ ह्यूज स्केल, सो दैट ऑल विल बी अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, विच इज डन व्हाई, टू मेंटेन एंड एक्सपैंड इट्स बिजनेस एंड देयर इज परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब यहीं पे हम पैक भी पढ़ लेते हैं, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, बिकॉज क्वेश्चन में आपसे पैक भी पूछ रहा है, फिर हम इसको एक साथ नहीं सॉल्व करेंगे। सो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया क्या है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर अगेन। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया क्या है, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया इज अनदर कंपोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। ये आर्टिकल 266 सब क्लॉज 2 के तहत जो है इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको, आर्टिकल 266 सब क्लॉज 2, ठीक है। यहां पर इस पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट का काम क्या होता है, गवर्नमेंट एक्ट्स एज ए ट्रस्टी,
ट्रस्टी या बैंकर का काम करती है, ठीक है, ट्रस्टी या बैंकर का काम करती है, समझिए इस बात को। जो भी पब्लिक मनी गवर्नमेंट को रिसीव होती है, एक्सेप्ट जो पैसा, एक्सेप्ट मतलब जो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होता है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होता है, ठीक है, आपने पॉलिटी में जरूर पढ़ा होगा ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। सो जो पब्लिक मनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होता है, उसको छोड़ के जो भी मनी रिसीव गवर्नमेंट को होती है, दैट इज पार्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो इस केस में क्या होती है, गवर्नमेंट का काम क्या होता है, एक ट्रस्टी का होता है, ये बैंकर का होता है। ये पैसा जो है आपको वापस देना है, जिनका ये पैसा है उनको आपको वापस देना है एट द टाइम व्हेन द टाइम अराइव्स, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या दिमाग में आएगी, कौन सी एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा प्रोविडेंट फंड के बारे में सुना होगा, ठीक है, प्रोविडेंट फंड जो कि वो रिटायरमेंट कॉर्पस होता है एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। प्रोविडेंट फंड वो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया का पार्ट है। फॉर एग्जांपल पोस्टल इंश्योरेंस लोग कराते हैं, ठीक है, पोस्टल इंश्योरेंस लोगों का पैसा होता है इसमें, तो दैट्स पार्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इसी तरीके से नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड इज पार्ट ऑफ पैक, ठीक है। इसी तरीके से नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड इज पार्ट ऑफ व्हाट, पैक, ठीक है, सिमिलरली। तो अब जरा हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट हो गया। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑलरेडी मैंने बोला, रिकरिंग शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस यूजुअली विद इन अ ईयर होने वाले, ठीक है, करंट पीरियड में होने वाले। और क्या क्या होते हैं एक एक करके, सैलरीज, ठीक है, देयर इज सब्सिडीज, इसका पार्ट होती है प्रॉपर्टी टैक्सेस ऑन गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टीज, या ऑफिस एक्सपेंसेस जो लगते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, पेंशन लोगों को जो मिलती है वो इसका पार्ट होती है, इंटरेस्ट पेमेंट जो गवर्नमेंट करती है, मेंटेनेंस जो रोड्स बिल्डिंग्स या गवर्नमेंट ऑफिस ही करती है, ये सब किसका पार्ट आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दिस रेकरिंग ऑपरेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, जो ऑपरेशन एक्सपेंसेस है, जो रिपीटिंग एक्सपेंसेस है। सो आंसर विल बी, ए का हमारा हो गया, ए का आंसर इज 2 एंड बी का आंसर विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर B4, ठीक। चलिए सी इज कैपिटल रिसीट्स। तो कैपिटल रिसीट्स हमने पिछली ही स्लाइड में पढ़ा, कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स है, वो पैसा जो गवर्नमेंट को कैसे मिलेगा, या तो जब गवर्नमेंट बोरोइंग करेगी, ठीक है, पैसा उठाएगी आइदर फ्रॉम द सेंट्रल बैंक और फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, ठीक है, लोगों पब्लिक से पैसा उठाएगी, ट्रेजरी बिल्स इशू करेगी, बॉन्ड्स इशू करेगी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करेगी, तो या तो उस तरीके से या तो गवर्नमेंट के एसेट्स बेचेगी, ठीक है। कहाँ पे, ऊपर ही तो था, यहाँ हियर, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, कहाँ गया, अच्छा वो मैंने रब कर दिया, चलो ठीक है। तो कैपिटल रिसीट्स में क्या आएगा, कैपिटल रिसीट्स में वी हैव सी विल बी ट्रांजैक्शंस रिसीट्स, हाँ रिसीट्स जो कि लाइबिलिटीज क्रिएट करेंगे और एसेट्स को रिड्यूस करेंगे डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, सो C3, ठीक है। चलिए एंड डी इज पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया वो ट्रांजैक्शंस जहां पे गवर्नमेंट एक्ट करती है एज अ ट्रस्टी और ए बैंकर इज पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, सो D1। अब देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, A2 B4 C3 एंड D1, A2 B4 C3 एंड D1, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए ही है, ठीक है, A2 B4 C3 एंड D1। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 4 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, जीरो बेस्ड बजटिंग स्टार्ट्स बजटिंग फ्रॉम अ जीरो बेस एवरी ईयर, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड, दैट इट क्रिटिकली एग्जामिन्स, जस्ट 1 second, so it critically examines existing programs before allocating funds, and third that it assumes that last year's expenditure automatically continues, ठीक है। सवाल जीरो बेस्ड बजटिंग पर है। क्विकली लेट्स रिवाइज, हमारे पास बहुत किस्म की बजटिंग है, ठीक है, लाइक सरप्लस बजट, वी हैव डेफिसिट बजट, बैलेंस बजट, जीरो बेस्ड बजट, ठीक है, आउटकम है जिसको हम परफॉर्मेंस बेस्ड बजट भी कहते हैं, और जेंडर बजट। द क्वेश्चन इज ऑन जीरो बेस्ड बजटिंग। अब जीरो बेस्ड बजटिंग का क्या मतलब, जीरो बेस्ड इस नाम से ही हम समझते हैं कि जीरो बेस जीरो होगी। दैट मीन्स जब हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम हो और प्रायोरिटीज बहुत ज्यादा हो, तो एक तरीका जो है बजटिंग का होता है जिसको हम कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग, ठीक है, जो कि इंडिया में 1986 में स्टार्ट हुआ था, ठीक, जब हमारे वीपी सिंह जो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है, जैसे ट्रेडिशनल हमारी बजटिंग होती है उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है, सो इट इज ऑपोजिट टू ट्रेडिशनल बजटिंग। कैसे ऑपोजिट, जीरो बेस बजटिंग में हर साल जब बजट बनता है तो बेस जीरो होती है। बेस जीरो होती है कि मतलब कि आप सोचते हैं कि हम शुरू से शुरू करते हैं, अब मुझे एलोकेट करने हैं फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्कीम्स को पैसे, है ना, डिफरेंट प्रायोरिटीज को पैसे जाएंगे, तो क्यों ना मैं ये पैसे इस हिसाब से देखूं कि कैसा कोई स्कीम में काम हो रहा है, प्रायोरिटी क्या है किसी काम की, ठीक है। तो आप जो है हर कोई चीज नाप तोल के करते हैं,
ठीक है, अपने बजट को ठीक करने के लिए। ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या होता है? ट्रेडिशनल बजटिंग में फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल एमजी नरेगा में अगर कुछ आपने पैसे एलोकेट किए 2025 में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़, तो इस बार अब क्या होगा 2026 में कुछ एडिशनल इसमें कॉर्पस ऐड करके फॉर एग्जाम्पल 120 करोड़ रिलीज किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल बजटिंग, जहां पे आपने क्या किया, आपने 2026 को बेस माना कि 2026 में 100 करोड़ खर्च हो रहे थे या 25 में 100 करोड़ खर्च हो रहे थे, तो 26 में थोड़ा एडिशनल खर्चा होगा एंड दिस, ठीक है। तो आपने शुरू से शुरू नहीं किया, बल्कि आपने प्रीवियस ईयर को जो है अपनी बेस माना। लेकिन अब जहां तक हम जीरो बेस बजटिंग की बात करते, जीरो बेस बजटिंग में ऐसा नहीं होता। जीरो बेस बजटिंग में आप कहते हैं देखिए अभी तक जो हो रहा था वो रहने दीजिए, फिलहाल मुझे अगर मुझे एमजी नरेगा को पैसे भी देने हैं, ठीक है, लेकिन वो पैसा देना जस्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। तो आप हर कोई पैसा, हर कोई पेनी जस्टिफाई करते हैं। सो दैट्स बेसिकली जीरो बेस्ड बजटिंग, ठीक है। तो जल्दी से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, जीरो बजटिंग स्टार्ट्स बजटिंग फ्रॉम अ जीरो बेस एवरी ईयर, बिल्कुल सही बात है। इट क्रिटिकली एग्जामिन्स एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स एलोकेट करने से पहले फंड्स को, बिल्कुल सही बात है। देन इट अज्यूम्स दैट लास्ट ईयर्स एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिकली कंटिन्यूज, नहीं, ये ट्रेडिशनल बजटिंग की बात हो रही है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑप्शन विल बी 1 and 2, विच वन? ए, 1 and 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज अ नॉन डेट कैपिटल रिसीट। बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको भी याद हो, हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, नॉन डेट कैपिटल रिसीट इसको कहते हैं जब गवर्नमेंट अपनी कुछ स्टेक्स जो है वो कम कर दे, चाहे किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में, ठीक है, या कहीं पर भी जहां इसकी इक्विटी होल्डिंग हो, ठीक है, इक्विटी होल्डिंग हो, तो उससे आने वाला पैसा जो है हमारा नॉन डेट कैपिटल रिसीट में आता है, बिकॉज ये गवर्नमेंट को कहीं चुकता नहीं करना, ठीक है, उससे आने वाला पैसा इसको रीपे नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ अगर हम मार्केट बोरोइंग की बात करें, गवर्नमेंट को ये पैसा वापस देना है। ट्रेजरी बिल, फिर से ये पैसा भी वापस जाएगा, ये भी एक कर्जा ही है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, चाहे किसी गवर्नमेंट से की हो या किसी इंस्टीट्यूशन से की हो, आपको ये पैसा वापस तो ही देना है। दैट मीन्स ये भी हमारा डेट कैपिटल रिसीट हो जाएगा, ठीक है। Whereas disinvestment of government equity holding will be what? Will be a non-debt capital receipt. चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो लिस्ट 1 contains the repo rate, reverse repo, CRR and SLR, ठीक है। And list second is banks maintain liquid assets like gold and approved securities. Second, that bank rate at which RBI lends against securities. Third, cash reserves maintained with RBI. And fourth is rate at which banks park surplus funds with RBI. अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेपो रेट की, ठीक है। रेपो रेट की जहां तक बात आती है, ये वो रेट है, ये वो ब्याज है जिस पर आरबीआई पैसा देती है, किनको? कमर्शियल बैंक्स को, ठीक, कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। किस ब्याज पे पैसा देती है? शॉर्ट टर्म मनी देती है कमर्शियल बैंक्स को अगेंस्ट सिक्योरिटीज, ठीक है, अगेंस्ट सिक्योरिटीज। सो दिस इज रेपो रेट, जिसको हम कहते हैं रीपर्चेज रेट भी, ठीक है, इट्स आल्सो कॉल्ड एज रीपर्चेज रेट। सो अगर रेपो रेट, फिलहाल के लिए हम इसको देखिए, ज्यादा अगर हम इसको एक्सप्लेन करने में यहाँ बैठ जाऊं फिर ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। जैसे डिमांड एनालिसिस वाला आप जो वीडियो देखेंगे उसमें मैंने हर क्वेश्चन को ना बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, और वो लगभग 1 घंटे 30 मिनट्स की वीडियो बनी है। सो इसलिए हम जल्दी जल्दी से ज्यादा रिविजन ना करते हो, बिकॉज आई होप कि आपने ऑलरेडी ये थ्योरी में पढ़ी हुई है ये चीजें। लेट्स क्विकली ब्रश दीज कॉन्सेप्ट्स अप। तो बस रिवर्स रेपो के बाद में आप नहीं याद रखेंगे। सो इट इज रीपर्चेज रेट, ठीक है। किस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को जो है शॉर्ट टर्म मनी देती है इन बैंक्स को अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो आंसर ए क्या हो जाएगा हमारा? रेट एट विच आरबीआई लेंड्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज, ठीक है। ए इज 2। सो बी, सी एंड डी। सो हमारा रिवर्स रेपो क्या होता है? रिवर्स रेपो इज द रेट जिस पर बैंक्स जो है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ठीक है। अब अगर बैंक्स के पास कुछ एक्सेस फंड्स हों, ठीक है, एक्सेस फंड्स हो जो ये पार्क करना चाहिए, एक्सेस फंड्स जो ये रखना चाहिए किसके पास? आरबीआई के पास। अभी इसका रेपो का उल्टा हो गया, अभी आरबीआई दे रही थी किसको? कमर्शियल बैंक्स को। अब कमर्शियल बैंक्स अपना एक्सेस फंड्स जो है कहां पे रखना चाह रही है? आरबीआई के पास, ठीक है। सो उस वक्त जो आरबीआई ब्याज देगा इन बैंक्स को, ठीक है, जो इंटरेस्ट देगा इन बैंक्स को, ठीक है, दिस रेट दैट्स कॉल्ड एज रिवर्स रेपो, ठीक है। रेपो को उल्टा ही हुआ ना, दैट्स कॉल्ड एज रिवर्स रेपो, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो इज द रेट एट विच बैंक्स पार्क सरप्लस फंड्स विद आरबीआई। सो B4
B4, ठीक है। नाउ लेट्स गेट मूविंग टू CRR, जिसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। सो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? तो एक कमर्शियल बैंक को, ठीक है, एक कमर्शियल बैंक को अपने नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज को हम कहते हैं NDTA, ठीक है, या आप सिंपली समझो डिपॉजिट्स जो होते हैं, ठीक है, अपने डिपॉजिट्स का कुछ पोर्शन रखना पड़ता है, अपने डिपॉजिट्स का कुछ पोर्शन रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, किसके पास? विद द RBI, ठीक है। अपने नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का कुछ पोर्शन कमर्शियल बैंक्स को कहां पर रखना पड़ता है? RBI के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। लेकिन यहां पर आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, लेट मी राइट दैट इन रेड, कि इस पे RBI इनको कोई इंटरेस्ट नहीं देती है, ठीक है। सो नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन कैश रिजर्व रेशियो। तो हमारे CRR का आंसर क्या हो जाएगा? द कैश रिजर्व्स मेंटेन्ड विद RBI, सो C3 ऐसे ही आप समझ जाएंगे D का 1 होगा आंसर, राइट। सो D इज SLR। अच्छा, अब SLR जो कि हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, व्हाट्स दैट? अब फिर से अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ पोर्शन कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है, ठीक है। CRR तो कमर्शियल बैंक को किसके पास रखना होता है? RBI के पास, राइट। लेकिन अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ पोर्शन मैं यहां लिख लेती हूँ, कमर्शियल बैंक को इट हैज टू मेंटेन विद इटसेल्फ, ठीक है, विद इट सेल्फ। किस फॉर्म में रखना होता है? इट हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, ठीक है। लिक्विड एसेट्स मतलब जो जल्दी से लिक्विडेट हो पाए, जैसे पैसा होता है, ठीक है। तो किस फॉर्म में रख सकते हैं? कैश के फॉर्म में रख सकता है कमर्शियल बैंक, ठीक है। गोल्ड के फॉर्म में रख सकता है, अपने पास ही इसको रखना है, ठीक है, गोल्ड के फॉर्म में रख सकता है, या फिर हमारा गवर्नमेंट अप्रूव्ड कुछ सिक्योरिटीज भी होती है, सो अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज इन जनरल, ठीक है। सो SLR का आंसर क्या हो जाएगा? द बैंक्स मेंटेन लिक्विड एसेट्स लाइक गोल्ड एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। कहां पर रखना होता है? इट हैज टू मेंटेन SLR विद इट सेल्फ। सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? A2B4, C3 एंड D1। तो ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारी ऑप्शंस, एंड विद दैट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, RBI गवर्नर एक्ट्स एज इट्स चेयरपर्सन एंड इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2016। तो देखिए, जहां तक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात आती है, तो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है, ऑलरेडी अगेन आपने पढ़ा हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है, इट इज डिसाइडेड बाय हु? इट इज डिसाइडेड बाय ए 6 मेंबर्ड बॉडी, ठीक है, a 6 membered body, 6 member होती है कमेटी which is called as MPC Monetary Policy Committee। इसमें 6 members होते हैं, 2016 में जो है ये क्रिएट करी गई, ठीक है। 6 members में से आप याद रखेंगे कि 3 members और 3 members, ठीक है। 3 members जो होते हैं हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होते हैं, एंड 3 members आर हु? दे आर सिलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और अगर चेयरमैन की बात की जाए, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन होते हैं आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, ठीक है, जो गवर्नर होते हैं, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाते हैं इसके, ठीक है। ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, दैट इज बाय वर्च्यू ऑफ हिज चेयर, वो अपनी गवर्नर होने की वजह से जो होते हैं, ही बिकम्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन ऑफ MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। अब जरा देख लीजिए, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, बिल्कुल सही बात है। द RBI गवर्नर एक्ट्स एज इट्स चेयरपर्सन, ठीक है, चेयरपर्सन, यस। सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, एंड थर्ड दैट इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड व्हेन इन 2016, ठीक है। 2016 से पहले जो ये मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस होते थे, लार्जली कौन लेता था? गवर्नमेंट खुद लेती थी, बट 2016 के बाद ये कमेटी बेस्ड बन गए, ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बेस्ड बन गए। एंड मॉनेटरी पॉलिसी की जहां तक बात आती है, ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में खास तौर से अगर हमारा मतलब बहुत सारे गोल्स होते हैं, राइट, वी वांट टू स्टेबलाइज दी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, राइट। तो इसमें से हमारा एक टारगेट इन्फ्लेशन का भी रहता है, ठीक है। हमारा करंट जो है इन्फ्लेशन टारगेट है, क्या है? इट इज 4%, एंड विद टॉलरेंस बैंड कितना है? ±2%, ठीक है। सो इट इज 4% एंड टॉलरेंस बैंड इज ±2%, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3, विच इज आंसर विल बी D, ओके। लेट्स गेट मूविंग।
So question number 8 is expansionary monetary policy is intended to, देखिए जहां तक expansionary monetary policy की बात आती है, the word expansionary मतलब क्या? It means expansion of what? Expansion of economic activity. ठीक, economic activity. अब economic activity की expansion कैसे होगी? So expansionary monetary policy में क्या करती है? जो central bank होती है, ठीक है, हमारे केस में क्या है? आरबीआई. सो वो आरबीआई क्या करती है? क्रेडिट कंडीशंस को, क्रेडिट को इजीली अवेलेबल कर देती है. क्रेडिट इजी अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, इट इज इजीली अवेलेबल. और जिस पॉलिसी का यूज करती है ना आरबीआई, उसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज चीप मनी पॉलिसी. चीप मनी पॉलिसी. ठीक. सो क्रेडिट इज मेड अवेलेबल when you want to expand economic activity. ठीक है, इसमें गवर्नमेंट क्या करना चाहेगी? इसमें जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो क्या करती है? इंटरेस्ट रेट्स को कम करती है, ठीक है, ताकि क्रेडिट इजीली अवेलेबल हो बैंक्स को एंड इन टर्न किनको? कंज्यूमर्स को. अब जब लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, सो व्हाट दे विल डू इज, वो ज्यादा खर्च करेंगे, ठीक है, ज्यादा खर्च करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होगी. सो दैट इज द गोल बिहाइंड दिस एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, देयरफॉर मनी सप्लाई एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है इस एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से इंक्रीज होती है. ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इंक्रीज मनी सप्लाई बाय ईजिंग क्रेडिट कंडीशंस. और इसमें आप खासतौर से याद रखेंगे दिस चीप मनी पॉलिसी. ठीक है, चीप मनी पॉलिसी का यूज किया जाता है. चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. सो क्वेश्चन नंबर 9 किस पर है? फिर से कैश रिजर्व रेशियो पर, सीआरआर पर. सो लेट्स क्विकली गो थ्रू स्टेटमेंट्स. बैंक्स मेंटेन अ स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स विद आरबीआई इन कैश. बिल्कुल सही बात है. सेकंड, दैट आरबीआई पेज इंटरेस्ट ऑन सीआरआर बैलेंसेस. नहीं, मैंने आपसे इससे पहले भी कहा कि सीआरआर पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता है कमर्शियल बैंक को. ठीक है. थर्ड, दैट हायर सीआरआर जनरली रिड्यूसेस बैंक्स लेंडिंग कैपेसिटी. अगर किसी कमर्शियल बैंक को ज्यादा पैसा बंद करके रखना पड़ा किसके पास? आरबीआई के पास, तो इन इफेक्ट क्या होगा? उसके पास पैसा कम ही तो अवेलेबल है जो वो लेंड कर सके इन द फॉर्म ऑफ लोन्स. सीधी सी तो बात है. ठीक, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अगर सीआरआर, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा रखे कि आपको ज्यादा परसेंटेज मेंटेन करनी है विद द बैंक, तो इससे क्या होगा? इससे हम बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन विल बी नॉट 2, दैट्स 1 and 3 ओनली. ठीक है, सो ऑप्शन बी. चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज मैच द फॉलोइंग. ठीक है, लिस्ट 1 हैज व्हाट? ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, आईएमपीएस और आरटीजीएस. एंड लिस्ट 2, लार्ज वैल्यू ग्रोथ सेटलमेंट सिस्टम, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड इंस्टेंट रियल टाइम इंटरबैंक फंड ट्रांसफर. ठीक है, तो लेट्स क्विकली गो थ्रू ईच वन ऑफ देम. सो जहां तक ट्रेजरी बिल्स की बात आती है, ये हम कहाँ पढ़ते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में. ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और जी सेक. ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं ये बेसिकली क्या होती है? दे आर इंस्ट्रूमेंट्स जो कि गवर्नमेंट इशू करती है मार्केट से पैसा उठाने के लिए. ठीक है, मार्केट से पैसे बोरो करने के लिए, बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट. ठीक है, ऑलरेडी आप लोग जानते ही होंगे. अब बेस्ड ऑन देयर मैच्योरिटी, ठीक है, बेस्ड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दो टाइप्स की हो जाती है. सो वी हैव व्हाट? वी हैव ट्रेजरी बिल्स एंड वी हैव व्हाट? वी हैव गवर्नमेंट बॉन्ड्स. गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिनको हम डेटेड सिक्योरिटीज भी कहते हैं, which are also called as dated securities. ठीक, ट्रेजरी बिल्स क्या होती हैं? ट्रेजरी बिल्स की मैच्योरिटी इज विद इन अ ईयर. ठीक है, लेस देन 1 ईयर, जिसमें हमारे पास 91 डेज की ट्रेजरी बिल होती है. वी हैव 182 डे ट्रेजरी बिल एंड वी हैव 364 डे ट्रेजरी बिल. ठीक है, और गवर्नमेंट बॉन्ड से डेटेड सिक्योरिटीज की जहां तक बात आती है तो इनका टेन्योर ज्यादा होता है, लाइक 5 ईयर्स. ठीक है, 10 ईयर्स एंड सो ऑन, 15 ईयर्स एंड सो ऑन. ठीक है, तो ट्रेजरी बिल्स का आंसर क्या हो जाएगा? ए ट्रेजरी बिल्स का हो जाएगा. दीज आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लेकिन क्या? शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. सो A3. एंड जहां तक गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात आती है या डेटेड सिक्योरिटीज की, दीज विल बी लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. सो B2 C और D. चलिए, अब जहां तक हमारे आरटीजीएस की बात आती है, ठीक है, लेट्स रब दिस क्विकली. सो जहां तक आरटीजीएस की बात आती है, सो आरटीजीएस इज व्हाट? एक रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट. ठीक है, एक फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म है. इट्स ए फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म
ठीक है, जहां पर ट्रांसफर ऑफ मनी एक बैंक से दूसरे बैंक में कैसे होता है, रियल टाइम एंड ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट हैपेंस इन रियल टाइम एंड ग्रॉस सेटलमेंट। क्या मतलब है इसका, रियल टाइम में मतलब कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता, मनी ट्रांसफर किया जाता है इमीडिएटली, जैसे ही ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुआ, सो देयर इज नो वेटिंग। ठीक है, वेटिंग होती ही नहीं है। एंड ग्रॉस सेटलमेंट मतलब हर कोई ट्रांजैक्शन जो है इंडिविजुअली सेटल होती है, इसमें कोई बंचिंग नहीं होती है बाकी ट्रांजैक्शंस के साथ के एक दो चार ट्रांजैक्शंस थोड़ा बंच करके फिर इकट्ठे करें, नहीं, देयर इज नो बंचिंग, तो ग्रॉस सेटलमेंट होती है। एंड रियल टाइम दैट इज देयर इज नो वेटिंग, और मनी इमीडिएटली ट्रांसफर होती है जैसे ही ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो। ठीक है, अब आरटीजीएस में क्या होता है, आरटीजीएस में इट्स अ लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन। ठीक है, लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन की इसमें कम से कम जो है 2 लाख की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, लेकिन इट इज द फास्टेस्ट वे, फास्टेस्ट ईएफटी। ठीक है, फास्टेस्ट दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर सिस्टम। ठीक है, एंड कब आप वर्किंग आवर्स ऑफ सिस्टम में कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आरटीजीएस का क्या आंसर हो जाएगा, आरटीजीएस हमारा डी है, इट इज लार्ज वैल्यू ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, D1, सो D1। चलिए, अब जहां तक हमारा आईएमपीएस की बात है, लेट मी राइट इट हियर, आईएमपीएस। सो आईएमपीएस मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस या आईएमपीएस जो है इंस्टेंट, अगेन रियल टाइम हमारा इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर है, जिसमें अप टू 5 लाख आप ट्रांसफर कर सकते हैं, अप टू 5 लाख बैंक टू बैंक। ठीक है, इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो सकता है थ्रू मोबाइल बैंकिंग, थ्रू नेट बैंकिंग, थ्रू मोबाइल बैंकिंग, ठीक है, थ्रू एटीएम्स। That's your IMPS. तो IMPS का करेक्ट ऑप्शन विल बी इंस्टेंट रियल टाइम इंटर बैंक ट्रांसफर। ठीक है, तो अब जरा मुझे आंसर बताइए क्या होगा ट्रेजरी बिल्स का। ए इज, जस्ट अ सेकेंड, ए शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सो A3 B C एंड D। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का क्या था, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज B2, C IMPS का इंस्टेंट रियल टाइम B C4 एंड D1, A3 B2 C4 एंड D1, A3 B2 C4 एंड D1। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस बेसिकली क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस मतलब कि अभी हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के परचेज प्लस सेल को, ठीक है, परचेज करने को या सेल करने को हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस या ओएमओस कहते हैं। ठीक है, सो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, दिस इन्वॉल्व्स परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, तो बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट सेकंड इज आरबीआई परचेजेस सिक्योरिटीज टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द मार्केट। समझिए इस बात को, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आरबीआई है, ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल दिस इज ए बैंक। ठीक, सो आरबीआई परचेजेस सिक्योरिटीज टू इंजेक्ट लिक्विड। फॉर एग्जांपल अगर ये आरबीआई कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, एक पेपर से दिखा देती हूँ, ठीक है, सो इफ आरबीआई परचेजेस सिक्योरिटीज, अगर आरबीआई कोई सिक्योरिटीज खरीद रहा है तो सामने से अगर ये पेपर आरबीआई को मिल रहा है, सामने से आरबीआई क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है ना, पैसा दे रहा है। अब ये पैसा जब बैंकिंग सिस्टम में जा रहा है, ठीक है, इट्स गोइंग इनटू द बैंकिंग सिस्टम, अल्टीमेटली किसके पास जा रहा है, अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू द पीपल या इट्स गोइंग इन द मार्केट। जब पैसा लोगों के पास आया तो मतलब लिक्विडिटी बढ़ गई, या मार्केट में पैसा घूम रहा है बहुत ज्यादा तो लिक्विडिटी बढ़ गई। दैट मीन्स जब आरबीआई परचेज करेगी सिक्योरिटीज, ये बिल्कुल सही बात है, इससे लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है मार्केट में। अब इसका उल्टा कब होगा, अब अगर आरबीआई क्या कर रही है, अगर आरबीआई सेल कर रही है सिक्योरिटीज, ठीक है, अब ये आरबीआई है, ये बोलती है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का पेपर है, ठीक है, ये दे रही है इस वक्त बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है, चाहे ये डायरेक्टली लोगों को बेचे या सेंट्रल बैंक को बेचे, और फिर वो चाहे प्राइमरी डीलर्स के थ्रू लोगों को बेचे। दैट मीन्स किसी भी तरीके से आरबीआई जो है ये एक्सटेंड करी कि भाई मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचनी है, ठीक है, बेचनी है। अब किसके अगेंस्ट बेचेगा, जब यहां से पैसा आएगा। अब ये पैसा कहां से आ रहा है, बैंकिंग सिस्टम से, ठीक, बैंकिंग सिस्टम से पैसा निकल रहा है और आरबीआई के पास जा रहा है, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम से निकलेगा मतलब लोगों मार्केट से निकल रहा है, दैट मीन्स मार्केट में पैसा कम हो गया, रुपी कम हो गई, दैट मीन्स लिक्विडिटी कम हो गई। आरबीआई सेल्स सिक्योरिटीज टू एब्जॉर्ब लिक्विड, टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी, एब्जॉर्ब हो गया इस केस में भी लिक्विडिटी, ठीक,
तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा. सो आंसर विल बी 1, 2 एंड 3. विच वन? 1, 2 एंड 3 ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. ठीक, चलिए मूव करते हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? So the question is, which one of the following is a qualitative tool of monetary policy? तो जहां तक tools of monetary policy आते हैं की बात आती है, तो हमारे पास दो types of tools होते हैं. ठीक है, there are two types of tools. We have quantitative tools and we have qualitative tools. Quantitative tools क्या होते हैं? Quantitative tools वो tools होते हैं जो कि quantity of credit को influence करते हैं. किसको? Quantity of credit को. Quantity of credit या जिसे हम क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट या जिसे हम लिक्विडिटी भी कहते हैं. ठीक है, सो लिक्विडिटी. तो इन क्वांटिटेटिव टूल्स में हम किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं? सो देयर इज बैंक रेट, देयर इज CRR SLR जो अभी हमने देखा, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. देयर इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो, ठीक है, रिवर्स रेपो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओवर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ठीक है, अब जहां तक क्वालिटेटिव टूल्स की बात आती है, अमंग अदर थिंग्स वी हैव क्रेडिट राशनिंग है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है, मॉरल सुएशन है, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन है और टेकिंग डायरेक्ट एक्शन. अब ये क्या है? मतलब क्वालिटेटिव टूल्स में आप क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल मॉरल सुएशन की बात कर ले. सो आप मतलब परसुएशन के पावर से आप मनाते हैं, आप बैंक्स को परसुएट करते हैं, एडवाइज करते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप किसी फॉर एग्जांपल कुछ आप करवाना चाहते हो. फॉर एग्जांपल एज अ सेंट्रल बैंक आप चाहते हैं कि ये बैंक जो है प्रायोरिटी सेक्टर्स में ज्यादा लैंडिंग करे. ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर्स में लैंडिंग करे, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करे. तो आप मॉरल सुएशन से करेंगे. ठीक है, रिक्वेस्ट करेंगे उनको या फिर सिंपली परसुएट करेंगे या उन्हें एडवाइज करेंगे कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको इस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए. तो दैट्स बेसिकली मॉरल सुएशन. ठीक है, मॉरल सुएशन वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर क्वालिटेटिव टूल कौन सा हो गया हमारा? मॉरल सुएशन, बिकॉज रेपो, CRR SLR सभी हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स है. ठीक है, चलिए लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 13. तो हाँ, मैं भूल गई कि अब जो हमारा ये मॉरल सुएशन है हमारा क्या हो गया? सो इट बिकेम आवर क्वालिटेटिव टूल एंड विच इज ऑल्सो जस्ट 1 सेकेंड क्वालिटेटिव टूल और सिलेक्टिव, और इट विल बी अ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल टूल, है ना. तो आप इसमें भी क्रेडिट कंट्रोल करते हैं बट सिलेक्टिव. ठीक है, सो इट विल बी अ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल टूल. ठीक है, और क्वालिटेटिव में हमारे बाकी कौन से आते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेडिट राशनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मॉरल सुएशन, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन एंड टेकिंग डायरेक्ट एक्शन. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Consider the following statements. First is that a non-performing asset NPA ceases to generate income for the bank. High NPAs adversely affect bank's profitability. Okay, and third, that every delayed loan automatically becomes an NPA after 1 day of default. ठीक, चलिए अब जरा हम जल्दी से NPA को रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, NPA और नॉन परफॉर्मिंग एसेट. तो बैंक का एक एसेट, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर ले किसी लोन की, तो बैंक का एक एसेट कब NPA हो जाता है? जब ये रेगुलर इनकम देना बंद कर देता है. ठीक है, अगर इससे आने वाली रेगुलर इनकम बंद हो जाए. ठीक है, जैसे इस केस में हमारा जब बैंक लोन देती है तो उसको प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है और उसके साथ साथ क्या मिलता है? इंटरेस्ट. अगर ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आना बंद हो जाए तब हम कहते हैं कि ये लोन जो है रेगुलर इनकम जनरेट नहीं कर पा रही है. लेकिन क्या हम इसको स्ट्रेट अवे अगर सिर्फ 1 दिन का डिफॉल्ट हो, 2 दिन का डिफॉल्ट हो, तो क्या हम इसको NPA डिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं. फॉर एनी एसेट, ठीक है, टू बी डिक्लेयर्ड एज एन NPA, फॉर एनी लोन टू बी डिक्लेयर्ड एज ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, हमें हमारा जो मिनिमम पीरियड है वो है 90 डेज. जस्ट लेट मी राइट दिस विद दिस कलर. यस, सो मिनिमम पीरियड क्या है? 90 डेज. 90 डेज का ओवरड्यू स्टेटस अगर किसी लोन या एसेट का रहा, उसके बाद अगर ये रेगुलर इनकम फिर भी जनरेट नहीं कर पा रहा, दैट इज व्हेन वी कैन डिक्लेयर इट एज ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट. ठीक है, अब इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इन लोन्स की रिकवरी के लिए जो अल्टीमेटली क्या हो रहे थे? NPAs बन रहे थे. ठीक है, ये बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे थे, लेंडिंग कैपेसिटी. ठीक, तो इस चीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2002 में एक एक्ट लाया था जिसका नाम था सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट.
जिसको हम कहते हैं सरफयासी एक्ट ऑफ 2002, ठीक है। सो इट वाज बेसिकली टू एक्सपेडाइट रिकवरी ऑफ दीज लोन्स, और ये एनपीए लेवल को कम करने के लिए, ठीक है, एनपीए लेवल को कम करने के लिए। इस एक्ट के मुताबिक क्या होता है, ये एक्ट अलाउ करता है बैंक्स को और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कि वो क्या करे, वो ऑक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्शन तो आप समझते होंगे, जब बोली लगती है किसी प्रॉपर्टी की, ठीक है। ऑक्शन कर सकते हैं रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन ए है जो किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक है, इसने बैंक से लोन लिया, अब ये रेगुलर इनकम ना प्रिंसिपल चुका पा रहा है ना इंटरेस्ट चुका पा रहा है इस बैंक को, एंड देयरफॉर हमने इसके लोन को डिक्लेयर किया एज व्हाट, एज एनपीए, ठीक। अब इसने कितना लोन लिया था, फॉर एग्जाम्पल इसने 10 करोड़ का लोन लिया था, और 10 करोड़ के लिए इसने गिरवी कुछ रखा होगा जिसको हम बोलते हैं कोलेटरल, ठीक, इसने कुछ गिरवी रखा, इसने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी, इसने इसके पास कुछ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, इसने वो गिरवी रखी थी। अब ये सरफासी एक्ट क्या कहता है, ये इस बैंक को कहता है कि आप जी इसको 60 दिन का, इस पर्सन ए को, ठीक, इस ए को आप नोटिस दीजिए, कितना, 60 डेज का नोटिस दीजिए, और 60 डेज के बाद आप ऑक्शन कर दीजिए इसकी इस प्रॉपर्टी को जो इसने एज अ कोलेटरल दिया है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन एक है, एक्सेप्ट फॉर, या तो रेजिडेंशियल हो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, बट एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, उसको छोड़कर। सो यू कैन ऑक्शन इट और अपने पैसे आप रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। सो इस एक्ट के मुताबिक कुछ बनाएंगे कंपनीज विच आर कॉल्ड एज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, जिसको हम बोलते हैं एआरसीज, ठीक है। एआरसीज बेसिकली क्या करते हैं, ये बैंक से ये बैड लोन खरीद लेते हैं, एनपीएस खरीद लेते हैं, ठीक है। इससे बैंक का जो बैलेंस शीट होता है वो क्लियर हो पाता है। ये एआरसीज या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ये एनपीएस लेकर, ठीक है, इनको कुछ अमाउंट देते हैं और इन एनपीएस को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो दीज एआरसीज हेल्प बैंक्स क्लीन अप देयर बैंक शीट्स, एंड ये क्या करते हैं, और ये अटेम्प्ट करते हैं कि खुद इसको रिकवर कर पाए, ठीक है। सो दैट वाज इट अबाउट एनपीए, ठीक है। सो अब हम जरा अपने ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन था। ओके, एनपीए सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक, बिल्कुल सही बात है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जनरेट नहीं कर पाता इनकम फॉर द बैंक। अच्छा, और स्टेटमेंट सेकंड, हाई एनपीएस एडवर्सली अफेक्ट बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। देखिए नॉर्मल एनपीएस तो बैंकिंग बिजनेस में आएगा ही, मतलब कि जब बैंकिंग बिजनेस का रूल ये है कि कुछ लोन्स जो है हो जाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू जनरेट रेगुलर इनकम, राइट, बट बहुत ज्यादा एनपीएस का होना ये बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को कम करेगा, ठीक है। लोन से ही तो असल कमाई होती है बैंक की, ठीक है। जो हम अपने पैसे बैंक के पास जमा करते हैं, जिनको हम डिपॉजिट्स कहते हैं, वो तो बेसिकली उससे थोड़ी कमा रहा है बैंक, है ना, कमा तो लेंडिंग से रहा है, लोन से रहा है। अब जब लोन्स में ही लोग डिफॉल्ट करने लगेंगे तो इसकी लेंडिंग कैपेसिटी पे या प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ेगा ही असर, है ना। तो बिल्कुल सही बात है, हाई एनपीएस एडवर्सली अफेक्ट बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी। एंड थर्ड, एवरी डिलेड लोन ऑटोमेटिकली बिकम्स एन एनपीए आफ्टर 1 डे ऑफ डिफॉल्ट, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मिनिमम पीरियड कितना है, 90 डेज का, ठीक है। चलिए, सो दिस वन इज रॉन्ग, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2, 1 and 2 हमारा ऑप्शन ए। Okay, let's move to question number 14. Let me drop this. Okay. चलिए, तो question number 14 is match the following. ठीक है, so list 1 is promissory note, bill of exchange, check and endorsement, and list second, transfer of instrument by signing it over to another person, unconditional order addressed to a banker, unconditional undertaking to pay money, or fourth is what? Fourth is a written order directing a person to pay another. ठीक है, अब जल्दी से आप समझिए, मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स डाले हैं, जल्दी से हम समझते हैं। देखिए, जहां तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात आती है, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और हमारे पास चेक होती है, ठीक है। सो प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट बेसिकली क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसमें एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है। देखिए, अगर आप इस प्रॉमिसरी नोट को देखें तो किसी ने, ये जिसको हम बोलते हैं मेकर ऑफ द नोट, ठीक है, मेकर, उसने एक प्रॉमिसरी नोट बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप पर्सन ए है, ठीक है, और आपने कुछ पैसा लिया है पर्सन बी से, ठीक, 20,000 रुपए लिए, 20,000 रुपए लिए अपने फ्रेंड से, दिस इज ए, दिस इज बी। अब आप क्या करते हैं, इसने आपको 20,000 रुपए दिए, आप अपनी जगह एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं, आप लिखते हैं कि मैं इस पर्सन बी को 20,000 रुपए दूंगा, कब दूंगा,
फॉर एग्जाम्पल 6 महीने बाद दूंगा। अगर आपको के बीच कुछ इंटरेस्ट भी डिसाइड हुआ है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दूंगा, तो इसमें सब कुछ लिखा होगा। ये हमारा प्रॉमिसरी नोट है। क्या होता है प्रॉमिसरी नोट? इट्स बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इन राइटिंग, जिसमें एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, जो कि साइन कौन करता है? मेकर साइन करता है, ठीक है। इट इज साइन बाय हु? इट इज साइन बाय मेकर, ठीक, साइन करता है, जिसमें जिसमें ये कहा जाता है कि मैं एक सर्टेन अमाउंट जो है पैसे का इस पर्सन को दूंगा, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल लेंडर प्रॉमिसरी नोट बनाएगा और किसको देगा? इस पर्सन बी को। इसमें ये लिखा हो सकता है कि मैं पर्सन बी को फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर डेट पे, फॉर एग्जांपल 20 मार्च को ये पैसा दूंगा। फिर चाहे ये पर्सन बी खुद जाके इस पर्सन ए से ये पैसा ले, या पर्सन बी किसी और को ये चेक दे, ठीक है, जिसको हम एंडोर्समेंट कहते हैं, और वो बियरर जो है, इस मैं चेक बोल रही हूँ, आई मीन प्रॉमिसरी नोट, और जो बियरर है इस प्रॉमिसरी नोट का, इस पर्सन ए से पैसे ले, ठीक है। तो बोथ वेज इट इज पॉसिबल, ठीक है, चाहे बी खुद जाए या चाहे उसने किसी और को एंडोर्स किया हो वो इंस्ट्रूमेंट, और वो बियरर जाए प्रॉमिसरी नोट का ए के पास, ठीक है। बोथ वेज दे कैन गेट द मनी, ठीक है। सो दैट इज इट अबाउट प्रॉमिसरी नोट। अब समझते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। चलिए अब बिल ऑफ एक्सचेंज को समझ लेते हैं, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज की आप यहाँ पिक्चर देख लीजिए, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली क्या है? अगेन इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, ठीक है। इस पिक्चर में जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ड्रॉवर का नाम होता है, ठीक है, ड्रॉवर का नाम होता है, यहाँ पर ड्रॉई का नेम होता है। क्या मतलब है इसका? बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक अनकंडीशनल ऑर्डर है कि आपको पेमेंट करनी है। इसमें 3 लोग जो है वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो देर इज ए ड्रॉवर, देयर इज अ ड्रॉवर, देर इज हु? देयर इज अ ड्रॉई एंड देर इज अ पे, ठीक। ड्रॉवर कौन होता है? ड्रॉवर वो होता है जो कि ये ऑर्डर देता है, हु द वन हु इज गिविंग दिस ऑर्डर, ठीक है, जो ऑर्डर हु इज गिविंग ऑर्डर, वो हमारा ड्रॉवर हो जाता है। ड्रॉई कौन होता है? ड्रॉई हमारा वो होता है जिसको पेमेंट करनी है, ठीक है, हु मस्ट पे, हु मस्ट पे, ठीक, जिसको पे करना है वो हमारा ड्रॉई होता है। एंड पे कौन होता है? जिसको ये अमाउंट मिलेगा, द पर्सन हु विल रिसीव द मनी, ठीक है, द पर्सन हु विल रिसीव द मनी। अब इसको कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 2 लोग हैं, पॉल और हेनरी, इनके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक। पॉल ने हेनरी से 10,000 रुपए लिए, 10,000 रुपए लिए, ठीक। अब पॉल ने किसी लिए हेनरी से 10,000 रुपए, पॉल को अब 3 मंथ्स के बाद फॉर एग्जाम्पल इस पैसे को वापस करना है हेनरी को, ठीक है। अब हेनरी क्या करता है? हेनरी एक बिल ऑफ एक्सचेंज निकालता है, एक ऑर्डर टू पे निकालता है, किसके नाम पर? पॉल के नाम पर, जिसमें क्या लिखा होता है? फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी समझिए, पॉल प्लीज पे 10,000 टू हुम, ये खुद को ही वापस करवाना चाहता है, ठीक है, ये खुद ही पैसे लेगा। सो पॉल प्लीज पे 10,000 रुपीज टू हेनरी। अब ये ऑर्डर किसने दिया? ये हेनरी ने खुद से दिया, तो इस केस में ड्रॉवर कौन हो गया? हेनरी हो गया, राइट। सो अब ये किसको इसने ऑर्डर दिया? इसने ये ऑर्डर पॉल को दिया, तो हमारा ड्रॉई कौन हो गया? ड्रॉई हमारा हो गया पॉल, सो पॉल विल बी द ड्रॉई। अब पेमेंट किसको मिलेगी? इस बिल ऑफ एक्सचेंज में क्लियरली बताया गया है, प्लीज पे 10,000 टू हेनरी। सो हु इज द वन हु विल रिसीव द मनी? इट इज हेनरी, तो हमारा पे ही हो जाएगा हेनरी। सो दैट इज बेसिकली योर बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, देयर इज अ ड्रॉवर, सॉरी, सो देयर इज अ ड्रॉवर, देयर इज अ ड्रॉई एंड देयर इज अ पे, ठीक है। ड्रॉवर होता है जो ये ऑर्डर देता है, ड्रॉई जिसके नाम पर ऑर्डर होता है, ठीक है, हु हैज टू पे, हु मस्ट पे, एंड पे इज द वन हु विल रिसीव द मनी, ठीक है। चलिए, बिल ऑफ एक्सचेंज क्लियर। देन लेट्स मूव ऑन टू चेक, ठीक है। अब चेक भी एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, लाइक दिस, ठीक है। चेक, ये रहा चेक। सो इट इज ऑल्सो व्हाट? इट इज ऑल्सो एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ठीक, अनकंडीशनल ऑर्डर। लेकिन ये ऑर्डर कौन देता है? ये एक अकाउंट होल्डर देता है अपने बैंक को, ठीक है, जिसके पास इसका बैंक अकाउंट है। सो अनकंडीशनल ऑर्डर विच इज गिवन बाय हु? इट इज गिवन बाय एन अकाउंट होल्डर टू ए बैंक, ठीक है। इसमें भी हम 3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, यहां पर भी देयर इज अगेन हु? देयर इज अ ड्रॉअर, there is a drawee and there is a payee, ठीक, समझिए। so there's a drawer, there's a drawee and there's a payee. So drawer कौन होता है? the one who was
गिविंग द ऑर्डर इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यहां पर ड्रॉअर कौन हो जाएगा? जो चेक लिखता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं द वन हु ड्रॉज और राइट्स द चेक, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाता है ड्रॉई। ड्रॉई इज वन, ड्रॉई, वहां पर आप क्या करे थे, ड्रॉई कौन होता था? जिसको पेमेंट करनी है। अब यहां पर इस केस में, चेक के केस में पेमेंट किसको करनी है? बैंक को पेमेंट करनी है। तो यहाँ ड्रॉई हमारा वो बैंक हो जाएगा हु द बैंक दैट मस्ट पे, ठीक है। ड्रॉई हमारा वो बैंक हो जाएगा जिसको पेमेंट बेसिकली करनी है। अब पे बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में कौन होता है? द वन हु विल गेट द मनी, विल रिसीव द मनी। तो इस केस में भी पे वही होगा, द वन हु गेट्स पेड, ठीक, the one who gets paid. So there is what, there's a drawer, there's a drawee and there's a payee, ठीक है। drawer हमारा वो हो जाएगा who's drawing the check, drawee हमारा वो बैंक हो जाएगा जिसको पेमेंट करनी है, and payee will be the one who gets paid, okay। So that's our check. So it is also an unconditional order which is given by account holder to bank, ठीक है। And endorsement क्या होता है? endorsement is basically अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट को किसी और के फेवर में एंडोर्स करते हैं, एंडोर्स एज इन आप साइन करके उसे दे देते हैं, whether that sign is on the front or the back, और एक इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर एक पेपर स्लिप अटैच हो, आप उस पेपर स्लिप पे साइन करके दे देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का उस इंसान के फेवर में, दैट्स बेसिकली एंडोर्समेंट, ठीक है। अब जरा हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। सो प्रॉमिसरी नोट हमारा क्या हो गया? प्रॉमिसरी नोट इज अनकंडीशनल अंडरटेकिंग कि मैं जी पेमेंट करूंगा पैसे का। सो A3, A will be 3. Then we have बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? इट इज अ रिटन ऑर्डर जो कि डायरेक्ट करता है कि इंसान को कि आप जी पेमेंट कीजिए अनदर पर्सन को, चाहे वो अनदर पर्सन वो पर्सन हो जिसने इसको पैसा दिया है, या बियरर हो इन जनरल, ठीक है। बियरर जिसके पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज हो, ठीक है, वो तो हमें ड्रॉअर ही बताएगा, ठीक है, उस ऑर्डर में लिखा रहेगा ना। सो इट इज बेसिकली अ रिटन ऑर्डर विच इज डायरेक्टिंग अ पर्सन टू पे अनदर। सो बिल ऑफ एक्सचेंज बी का आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पर 4 लिख लीजिए। चलिए, सी इज चेक। सो सी चेक अगेन इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर जो कि हम एड्रेस करते हैं किसको? वी एड्रेस इट टू अ बैंकर। सो सी का आंसर हो जाएगा 2. And what is endorsement? Endorsement D, it is transfer of instrument by signing it over to another person. So D1, A3, B4, C2 and D1. So option A will be the correct option, right? So question number 15 is which of the following accounts is generally associated with the overdraft facility? तो overdraft की क्या facility है? Overdraft is कि आपके अकाउंट में जो बैंक बैलेंस होता है, अगर आपको बैंक अलाउ करे कि आप उस बैलेंस से एक्स्ट्रा मनी कुछ निकाल पाए, ठीक है, दैट इज बेसिकली योर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो फॉर एग्जांपल ये हम किस में, ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपको बैंक कहां पर देता है? इट इज गिवन इन केस ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है, जहां पे बिजनेसेस अपना करंट अकाउंट खोलती हैं और बैंक को क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट बैलेंस अगर 10,000 रुपए है, तो आप 10,000, आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी, फॉर एग्जांपल इन दिस केस 5,000 रुपए अलाउड है कि आप एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हैं। एंड बेसिकली क्या होता है? एक शॉर्ट टर्म लोन होता है जो बैंक इस बिजनेस होल्डर को एक्सटेंड करती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन होता है, और बाकी हर किसी लोन की तरह इस पर भी इंटरेस्ट चार्ज होता है। से फॉर एग्जांपल एज अ बिजनेसमैन आपने क्या किया, आपको अकाउंट से 13,000 रुपए निकालने पड़े, ठीक है, तो 10,000 तो आपके बैंक बैलेंस ही था, आपने एक्स्ट्रा कितना निकाला? 3,000 रुपीज। सो इन 3,000 रुपीज पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट विल नॉट बी पेड ऑन द एंटायर 5,000 मनी जो कि एक्स्ट्रा मनी आपको बैंक दे रही है, नहीं, जितना पोर्शन आपने एक्स्ट्रा विड्रॉ किया, इंटरेस्ट भी उसी पर लगेगा। सो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15, which of the following accounts, okay, overdraft facility के साथ we have the current account, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 is consider the following statements regarding FRBM Act, ठीक है। FRBM Act के बारे में क्वेश्चन, तो जनरली लेट्स क्विकली रिवाइज इट्स हिस्ट्री। चलिए, सो ये जो FRBM Act है बेसिकली 2003 में लाया गया, ठीक है। क्यों लाया गया? अर्ली 2000s में एंड लेट 1990s की अगर बात की जाए तो इंडिया की हालत क्या थी? इंडिया की हालत ऐसी थी कि हाई फिस्कल डेफिसिट था गवर्नमेंट्स का, ठीक। सो देयर वाज हाई फिस्कल डेफिसिट के साथ देयर वाज हाई रेवेन्यू डेफिसिट एंड देयर वाज हाई डेट टू जीडीपी रेशियो, ठीक, हाई डेट टू जीडीपी रेशियो। हालत इतनी खराब थी कि इंडिया टॉप कर रहा था उन कंट्रीज में जिनका कैपिटल जो था कैसे आ रहा था? बोरोइंग कैपिटल आप समझते हैं कि कैपिटल रिसीट्स में पैसा कैसे आ रहा था? फ्रॉम द बोरोइंग, ठीक है, विच इज द लायबिलिटी सेक्शन, द डेट रिसीट्स हो रही थी, ठीक है।
और एक चीज कि अब जो ये बोरोइंग कैपिटल आ रहा था उसका आधे से ज्यादा हम पिछले लोन्स चुकता करने में लगा रहे थे, तो मोर देन हाफ ऑफ इट वाज यूज्ड एज इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन प्रीवियस लोन्स। ठीक है, इसी चीज को देखते हुए 2003 में एक एक्ट लाया गया विच इज कॉल्ड एज FRBM एक्ट, विच स्टैंड्स फॉर व्हाट? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक, 2003 में लाया गया। सो इसका क्या मोटो था? बेसिकली इसका मोटो ये था कि एक फिस्कल डिसिप्लिन ला पाए गवर्नमेंट, ठीक है, और गवर्नमेंट का जो खर्चा है उस पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन ला पाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे रिस्ट्रिक्शन ला पाए, फिस्कल डेफिसिट कम हो, ठीक है, गवर्नमेंट का जो ये डेट है वो कम हो, एंड इन जनरल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी आए गवर्नमेंट में। ठीक है, सो दैट वाज बेसिकली अबाउट FRBM एक्ट। सो अब देखिए स्टेटमेंट, इट सीक्स टू प्रमोट फिस्कल डेफिसिट, बिल्कुल डिसिप्लिन, सो बिल्कुल सही बात है, फिस्कल डिसिप्लिन के ही ये लाया गया ये FRBM एक्ट। देन सेकंड, इट एम्स टू रिड्यूस एक्सेसिव गवर्नमेंट बोरोइंग, बिल्कुल सही बात है कि ज्यादा गवर्नमेंट बोरोइंग ना हो उसको कम करने के लिए। ठीक, सो थर्ड इज इट सीक्स टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। So answer will be 1, 2 and 3, which is answer 1, 2 and which is D, 1, 2 and 3. Let's get moving to question number 17. ठीक है, match the following: deficit financing, masala bonds, budgetary deficit and effective revenue deficit. चलिए एक एक करके जल्दी से इनको रिवाइज कर लेते हैं। So deficit financing क्या होती है? चलिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग की जहां तक बात आती है, क्या है ये? वो टेक्निक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग इज दैट टेक्निक जिससे आप रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हैं। ठीक, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करते हैं किस तरीके से? दैट्स इंपॉर्टेंट, आइदर थ्रू बोरोइंग और थ्रू न्यू करेंसी और प्रिंटिंग न्यू करेंसी। ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन है दैट गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इसका जो इनकमिंग पैसा आ रहा है, ठीक है, इसकी जो रिसीट्स हैं, सो इन दैट केस जब रेवेन्यू गवर्नमेंट की कम हो टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर, दैट्स व्हेन वी डू व्हाट? या तो आप लोन उठाएंगे मार्केट से, ठीक है, या तो आप क्या करेंगे? यू विल प्रिंट न्यू करेंसी। ठीक है, एक आर्टिफिशियल तरीके से मान लीजिए आप इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश कर रहे हैं। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग जैसे मैंने आपसे कहा, या तो आप बोरोइंग कर लें, या तो आप क्या करें, या तो आप नई RBI को बोले कि नई करेंसी प्रिंट करे। सो आइदर यू कैन, या तो गवर्नमेंट RBI से बोरो करे, ठीक है, इनको ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स इशू करे और RBI से खरीदे, RBI से पैसा उठाए, पहली बात। या तो जो गवर्नमेंट का पैसा कैश के फॉर्म में होता है, जो कैश रिजर्व्स होते हैं, कैश रिजर्व जो होते हैं RBI के पास, इनके गवर्नमेंट के, वो खर्च करे। ठीक है, वो कैश रिजर्व खर्च करे, सो दैट। या थर्ड, या RBI को बोले दैट इट प्रिंट्स मोर मनी, कि प्रिंट करिए पैसा, ठीक, करेंसी प्रिंट करिए। या फिर आप पब्लिक बोरोइंग करें। पब्लिक बोरोइंग कैसे होती है? कल ही हमने पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था पब्लिक बोरोइंग कि आप बॉन्ड्स इशू करें, ठीक, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करे। सो दैट्स बेसिकली हाउ यू कैन डेफिसिट फाइनेंस। ठीक है, सो चलिए अब हम मूव करते हैं मसाला बॉन्ड्स की तरफ। चलिए, सो मसाला बॉन्ड बेसिकली क्या है? मसाला बॉन्ड इज ए डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एक कर्जा आपको उठाने वाला इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, विच इज डिनोमिनेटेड इन रुपी। ठीक, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक इंडियन कंपनी है जिससे कुछ फंड्स की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल इट नीड्स 100 करोड़ रुपीज, ठीक, इट नीड्स 100 करोड़। अब लंदन में बैठा एक इन्वेस्टर सोचता है कि क्यों ना मैं इस इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं। खासतौर पर ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बेसिस पे या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरह नहीं घुस पाए, ठीक है, नहीं एंटर कर पाए डोमेस्टिक मार्केट में। सो ये इन्वेस्टर सोचता है तो लेट मी इन्वेस्ट इन दिस इंडियन कंपनी। ठीक, अब ये जो लोन होता है, अब जब इस इंडियन कंपनी को इस लोन को चुकता करना है, वापस करना है, तो किस फॉर्म में करना है? आई सेड इट इज रुपी डिनोमिनेटेड। फॉर एग्जांपल इसने 100 करोड़ लिए थे तो इसको रुपी के फॉर्म में इस लंदन के इन्वेस्टर को जो है ये देने हैं, सो रुपी डिनोमिनेटेड। अब यहां पर एक बात समझ लेते हैं। अब आपको लोन मिला 100 करोड़, फॉर एग्जाम्पल इस टाइम में, जिस टाइम में आपको लोन सर्विस करना था, फॉर एग्जाम्पल आपने 2018 में एक कर्जा लिया हुआ था और आपको मिले 100 करोड़। अब आपको 2021 में इसको सर्विस करना है, इस डेट को वापस करना है, लेकिन इस टाइम में रुपी जो है वो डिप्रिशिएट हो गई, रुपी का वैल्यू डिवैल्यू हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर उस वक्त 2018 में $1 में 100 रुपीज मिल रहे थे, ठीक, या 100 रुपीज में आपको $1 मिल रहा था, इस वक्त 150 रुपये में, ठीक, 150 रुपीज में आपको $1 मिल रहा है।
ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये आपको डॉलर में इसको पैसे देने पड़ते वापस, ठीक है, वी वुड कन्वर्ट कि 100 करोड़ उस वक्त कितने डॉलर्स होते, फॉर एग्जांपल सम डॉलर्स, फॉर एग्जांपल एक्स डॉलर्स। अब आपको ये एक्स डॉलर्स इसको वापस करने पड़ते इस लंदन के इन्वेस्टर को, तो अब आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता। उस वक्त तो देखो 100 रुपए दे रहे थे आप, तो $1 आपको सामने से मिल रहा था। इस वक्त आपको ज्यादा रुपीज देने पड़ रहे हैं, तब आपको $1 मिल रहा है। दैट मीन्स डेप्रिसिएशन होने की वजह से अगर आपको इस वक्त कर्जा चुकता डॉलर में करना पड़ता, तो इस कंपनी को जो है, ठीक, इस एक्सचेंज रेट का, एक्सचेंज रेट जो ये रिस्क होती है, तो उसका सारा ब्रंट किसको लेना पड़ता है, इस इंडियन कंपनी को लेना पड़ता। लेकिन क्योंकि ये मसाला बॉन्ड्स जो है किस में डिनोमिनेटेड है, रुपी डिनोमिनेटेड है, तो आपको डेट सर्विसिंग किस में करनी है, रुपी में करनी है। दैट मीन्स आपको इस लंदन के इन्वेस्टर को 100 करोड़ इन रुपी फॉर्म देने हैं। दैट मीन्स इस वक्त अगर हम सोटू से नुकसान की बात करें, नुकसान तो वैसे ये भी देखता है कि इसका भी कोई नुकसान ना हो, ठीक है, ये इन्वेस्टर है, नुकसान के लिए तो काम नहीं करेगा। सो एक हिसाब से जो हमारा एक्सचेंज रेट का रिस्क है, एक्सचेंज रेट का रिस्क है, वो कौन बियर करता है, वो ये इन्वेस्टर बियर करता है, ठीक है। सो द फॉरेन इन्वेस्टर बियर्स दिस एक्सचेंज रेट रिस्क, नॉट द इंडियन बोरोवर। अच्छा जी, और अगर इसके कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, सो ये मसाला बॉन्ड्स का ऑब्जेक्टिव्स इज टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, ठीक, रुपी को इंटरनेशनलाइज करना, टू इंटरनेशनलाइज रुपी, ओके, टू इंटरनेशनलाइज रुपी। और जैसे मैंने आपसे कहा, इन्वेस्टमेंट रूट को खोलना किनके लिए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट का जो ये रूट है खोलना, जो एफपीआई या एफआईआई के थ्रू नहीं कर पाए एंटर डोमेस्टिक मार्केट में, ठीक है। सो दीज आर ब्रॉड 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज मसाला बॉन्ड्स। चलिए अब बात कर लेते हैं थर्ड, हमारे बजटरी डेफिसिट की, ओके। सो बजटरी डेफिसिट बेसिकली क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन all receipts, so it's the difference between all receipts and expenses, ठीक है, ऑल रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस के बीच का डिफरेंस इन बोथ रेवेन्यू अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट, ठीक। ये हमारा डेली बेस टाइप वाला अकाउंट और ये हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट, ठीक है। तो बेसिकली जब हम बजटरी डेफिसिट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बजटरी डेफिसिट, हम क्या करें, इट्स बेसिकली द समेशन ऑफ 2 डेफिसिट्स विच इज रेवेन्यू अकाउंट डेफिसिट, ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट का डेफिसिट एंड capital account deficit, okay. So it's a summation of revenue account deficit and capital account deficit. तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, it is the difference between total receipts and total expenditure. अब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को समझने से पहले हम बात करते हैं किसकी, सिंपली रेवेन्यू डेफिसिट की, ठीक, रेवेन्यू डेफिसिट की। सो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट सिंपली होता है अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो एज कंपेयर टू इट्स रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक। हम सिर्फ रेवेन्यू की बात करें, सो इफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन व्हाट रेवेन्यू रिसीट्स, इट इज रेवेन्यू डेफिसिट, मिसमैच है, राइट। सो एंड अगर यहीं पर हम बात करें रेवेन्यू सरप्लस की, अगर रेवेन्यू रिसीट्स ज्यादा होते हैं देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देन इट इज व्हाट, इट इज अ रेवेन्यू सरप्लस, ठीक। अब रेवेन्यू डेफिसिट जो है, ठीक है, तो हो गया रेवेन्यू डेफिसिट की बात। रेवेन्यू डेफिसिट के बाद हम बात करते हैं किसकी, वी टॉक अबाउट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। इसको अब मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट को क्या करती है, 1000 करोड़ रुपए देती है, ठीक, 1000 करोड़ रुपीस देती है कि आप जी स्कूल्स बिल्ड कीजिए, ठीक। सो इट गिव्स 1000 crores to a state government to build what? To build schools. अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपनी बुक्स में लिखेगी, ठीक है, तो इसको कैसे बुक किया जाएगा, इट विल बी बुक्ड एज व्हाट, इट विल बी बुक्ड एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि हमने तो जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है, ठीक, क्योंकि ये एक ग्रांट है और ग्रांट किसका पार्ट होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होती है। बट अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को स्कूल्स बिल्ड करने के लिए पैसे दिए, ठीक है, तो इन इफेक्ट हुआ क्या, इन इफेक्ट क्या हुआ, ये आम सा खर्चा तो नहीं है कि जैसे हम सैलरी, जैसे हम रेवेन्यू रिसीट्स में सैलरीज की बात कर रहे थे, सब्सिडीज की बात कर रहे थे, ठीक है, वैसा ये एक्सपेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एक एसेट ही तो क्रिएट हो रहा है,
एसेट क्रिएशन हो रही है, जो कि बेसिकली हमें क्या लगता है, ये हमें लगता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसा हुआ है. सो दैट मीन्स ये कोई ऑर्डिनरी कंजम्पशन नहीं थी. इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी कंजम्पशन. ठीक, लाइक मोस्ट ऑफ द अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. तो जब अब हम क्या बात करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी बुक्स में इसको बुक किया एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल अपना रेवेन्यू डेफिसिट निकालेगी, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट निकालेगी, तो क्या करेगी, ठीक है, मेरा कितना रेवेन्यू रिसीट्स है, ठीक, और मेरा कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो उसकी वजह से मुझे क्या मिलेगा, रेवेन्यू डेफिसिट. लेकिन हमारे इस जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में है, इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये वाला खर्चा भी तो है, जो ये 1000 करोड़ का खर्चा स्कूल पे किया है. तो मैंने आपसे क्या कहा कि ये एक ऑर्डिनरी कंजम्पशन नहीं है. तो फिर अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट में से ये पैसा निकाल दे, हम इसको एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा खर्चा ना क्रिएट कर, मतलब माने से, तो हम क्या करें, हम इसमें से निकाल दे वो ग्रांट्स, ठीक है, विच वर गिवन फॉर क्रिएशन ऑफ व्हाट, कैपिटल एसेट्स. ठीक, आपने ग्रांट तो दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट तो दिया, जो कि किसका पार्ट है, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है. लेकिन वो ग्रांट किसमें लगा, कैपिटल एसेट्स क्रिएट करने में लगा. तो उसको निकाल के आप मुझे बताइए कि रेवेन्यू डेफिसिट कितना है. तो जो आपको रेवेन्यू डेफिसिट वहां से मिलता है, दैट इज व्हाट, दैट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट. ठीक है, आई होप दिस क्लियर्स दी कंफ्यूजन. ठीक है, इसके बाद आपको कभी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट नहीं भूलेगा. ठीक है, चलिए अब जरा हम अपने लिस्ट 1 को देख लेते हैं. सो डेफिसिट फाइनेंसिंग हमारा ए, जस्ट अ सेकेंड. सो ए आंसर क्या हो जाएगा, सो मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज थ्रू बोरोइंग और करेंसी क्रिएशन, A4. बी, सी एंड डी. सो बी इज मसाला बॉन्ड्स. ठीक है, मसाला बॉन्ड्स क्या है, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स विच आर इशूड इन फॉरेन मार्केट्स. सो B3. C is your budgetary deficit. Budgetary deficit क्या है, डिफरेंस बिटवीन टोटल, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, सो ब्लैक से कुछ नहीं दिख रहा है. ठीक, सो इट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर. ठीक, तो C2 एंड D इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट. क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स. सो D का आंसर हो जाएगा 1. सो A4 just 1 second. हाँ, so A4, B3, C2 and D1. So answer will be A. ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने 18th क्वेश्चन की तरफ. चलिए, so the question is consider the following statements regarding UPI. ठीक है, UPI stands for what? UPI stands for Unified Payments इंटरफेस. ठीक, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस. इसमें तो आप सभी लोग इसको यूज करते हैं, तो किसी थ्योरी जानने की भी जरूरत नहीं है. यू मस्ट बी यूजिंग इट ऑन अ डेली बेसिस. सो यूपीआई हमारे एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, जो किसने डेवलप किया, एनपीसीआई ने डेवलप किया, विच इज नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, और इसका इंटरफेस जो है कौन रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, सो ये इंटरफेस क्या है, ये कैसे काम करता है, इंस्टेंटली यूपीआई के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ट्रांसफर फंड्स बिटवीन 2 बैंक्स, एक बैंक से दूसरे बैंक तक. ठीक, सो व्हाट हैपेंस इज इट works by instantly transferring funds from one bank to another on a mobile platform. For example, हम बात कर लें किसकी, फोन पे की. ठीक, फोन पे में आपका जो है अकाउंट नंबर है. ठीक है, आपके पैसे आपके अकाउंट में ही है, और आपको किसी और को ट्रांसफर करने हैं, तो मे बी अगर वो किसी दूसरे यूपीआई पे भी हो, यूपीआई ऐप पे हो, फॉर एग्जांपल फॉर दैट मैटर गूगल पे, और गूगल पे, पेटीएम का भी हुआ करता था, बट अब नहीं है. सो अगर आपको ट्रांसफर करना है तो कभी भी 24/7, क्योंकि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सो 24/7 आप ऐसा कर सकते हैं. इसमें पब्लिक हॉलीडेज हो, कुछ हो, यू कैन डू इट ऑल द टाइम. ठीक है, और बाकी मोबाइल वॉलेट्स की तरह इसमें आपको क्या करना है, मोबाइल वॉलेट्स में क्या करना होता है, जैसे मोबाइल वॉलेट, तो आपको एक सम जो है इस मोबाइल वॉलेट में रखना पड़ता है, एंड दैट इज व्हेन यू कैन ट्रांसफर दिस अमाउंट टू अदर बैंक, राइट. लेकिन यूपीआई के केस में ऐसा नहीं होता है. पैसा जो होता है आपके अकाउंट में होता है. ठीक, आपके अकाउंट में होता है, और ये जो फॉर एग्जांपल दिस फोन पे, ये विड्रॉ करेगी आपके बैंक अकाउंट से और ट्रांसफर करेगी जिस भी अकाउंट को आपको ट्रांसफर करना हो. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलिए जरा देख लेते हैं अपने ऑप्शंस को. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूपीआई. यूपीआई एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, बिल्कुल सही बात है. इट फैसिलिटेट्स इंटरबैंक फंड ट्रांसफर्स, बिल्कुल सही बात है. इट इज अवेलेबल थ्रू आउट द डे इंक्लूडिंग हॉलीडेज, यस, सो ऑल आर करेक्ट. ठीक है, सो 18, 1, 2 and 3. Let's get moving to our next question, question number 19.
So surplus budget क्या होता है? Which of the following best describes a surplus budget? So surplus budget basically is when जब गवर्नमेंट के जो आने वाले गवर्नमेंट रिसीट्स जो हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के जो एस्टिमेटेड रिसीट है, आने वाले पैसे हैं, if that is more than its expected expenditure, ठीक है, that is when you say that we have a surplus budget. Surplus budget basically एक गवर्नमेंट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाता है, ठीक है। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सीधी सी बात है, अगर आने वाले पैसे गवर्नमेंट के पास ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो ये सोच रहा है कि मैं खर्चा करूंगा, तो दैट गोज ऑन टू शो इट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। सो इट इज लाइक फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड बजट से हम थोड़ा बहुत इसको एनालॉगस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड में आपकी इनकम जो है, आपका घर है और इस घर की इनकम है फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए, ठीक है, और इसमें खर्चे कितने हो रहे हैं? खर्चे हो रहे हैं 40,000, ठीक, सब एक्सपेंसेस को मिला के 40,000 का खर्चा है। तो सेविंग्स कितनी हुई? 10,000 रुपए की सेविंग्स हुई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो एक्सीड कर रहा है एक्सपेंडिचर को। तो ऐसा ही कुछ होता है, दिस इज व्हाट यू मीन बाय सरप्लस बजट, ठीक है। कुछ सेविंग्स हो पा रही है बिकॉज इनकम ज्यादा है देन एक्सपेंसेस, सो दैट्स अबाउट सरप्लस बजट। चलिए लास्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग चीप मनी पॉलिसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑलरेडी कल हमने डिस्कस किया हुआ था इसको, चीप मनी पॉलिसी, ठीक है। मैं बार बार कल कह रही हूँ, आई मीन हमने पिछले क्वेश्चन में चीप मनी पॉलिसी डिस्कस किया हुआ था, ठीक। सो चीप मनी पॉलिसी जनरली लोअर्स इंटरेस्ट रेट टू स्टिमुलेट बोरोइंग। चीप मनी पॉलिसी मैंने आपसे कहा था, चीप मनी पॉलिसी में क्रेडिट इज मेड इजीली अवेलेबल, क्या मतलब इसका? ठीक, क्रेडिट के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो ऐसा स्टैंड लेते हैं इन चीप मनी पॉलिसी दैट इट लोअर्स इंटरेस्ट रेट्स, ठीक, लोअर्स इंटरेस्ट रेट्स, ठीक। अब जब इंटरेस्ट रेट्स कम हुए तो बैंक्स को आरबीआई से बोरो करना आसान लगेगा, ठीक है, क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, और उसी हिसाब से वो जो आगे जो ये बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स है, अपने कस्टमर्स को जब लोन्स एक्सटेंड करेंगे तो वो भी लोअर इंटरेस्ट रेट पे ही होगा, ठीक। तो कस्टमर को भी मतलब रिलेटिवली अब कम दाम में लोन मिल रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा? स्पेंडिंग ज्यादा होगी, ठीक, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होगी। सो दैट इज अबाउट चीप मनी पॉलिसी। सो इट जनरली व्हाट इट लोअर्स इंटरेस्ट रेट्स टू स्टिमुलेट बोरोइंग, ताकि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा बोरो कर सके, ठीक है। आरबीआई ऐसा स्टैंड लेती है कि कस्टमर जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोन ले, बिकॉज उसको लोन लेना सस्ता लग रहा है, राइट, बिकॉज ऑफ द लोअर इंटरेस्ट रेट। तो बिल्कुल सही बात है। चलिए डियर मनी पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी इसका ऑपोजिट हो गया। डियर मनी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट रेज होती हैं, इट इज डन टू कर्ब इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही बात है। इफ देयर इज टू मच ऑफ मनी चेजिंग टू लिटिल ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो आरबीआई क्या करना चाहेगी? मार्केट से ये रुपए को कम करना चाहेगी। तो इसके लिए क्या करेगी? ये इंटरेस्ट रेट को, ठीक है, जिस इंटरेस्ट रेट पे ये कमर्शियल बैंक्स को लोन एक्सटेंड करती है उसको बढ़ा देगी। अब बैंक के लिए आरबीआई से लोन लेना क्या हो गया? महंगा हो गया। अब इन टर्न जब कंज्यूमर, जब बैंक का कस्टमर उससे लोन लेगा तो उसको भी ये लोन महंगा पड़ेगा। सो इट विल डिस्करेज हिम टू टेक दैट लोन, और इट विल, अगर वो लोन लेता भी मतलब स्पेंडिंग डिस्करेज होगी, ठीक, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी। और ये क्यों किया आरबीआई ने? टू कर्ब इन्फ्लेशन। अब जब कंज्यूमर जो है अब लोन लेना नहीं चाह रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट से पैसा ही तो सक हो गया, ठीक। आरबीआई ने क्या किया? एक स्पॉन्ज की तरह एक्ट करके मार्केट से पैसा कम कर दिया। सो दैट्स हाउ इट कर्ब्स इन्फ्लेशन, ठीक। चलिए, एंड स्टेटमेंट थर्ड इज बोथ पॉलिसीज आर इंस्ट्रूमेंट, ओके, बोथ पॉलिसीज आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही, चीप मनी पॉलिसी हो गया या डियर मनी पॉलिसी हो गया, ये मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स है। मॉनेटरी पॉलिसी इन जनरल जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 3. Option D will be correct. ठीक है। So with that we come to the end of this chapter, which is fiscal and monetary policy. ठीक है। इसके बाद हम डिमांड एनालिसिस वाला चैप्टर करेंगे, डिमांड एनालिसिस, एंड देन आफ्टर दैट वील डू डिमांड एनालिसिस यूजिंग दिस इंडिफरेंस कर्व टेक्निक, ठीक है। मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज भी काफी ज्यादा इलेबोरेट डिस्कशन हुआ, बट आई विल ट्राई एंड मेक श्योर कि हम इसको थोड़ा क्रिस्प रख पाए, ताकि वीडियोस जो है वो छोटी से छोटी बने, ठीक है, ताकि आपको रिवाइज करने में भी आसानी हो। चलिए, अगर कोई भी आपको डाउट होता है इस सेशन में तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं अगले वीडियो
में इसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगी, आपकी जो भी डाउट्स हो, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।